हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 18 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है M.A. गणपति को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं आईपीएस अधिकारी M.A. गणपति। इन्हीं को हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा एनएसजी के बारे में। एनएसजी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी जो कि भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट बल है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी घटनाओं के लिए किया जाता है। इसके अलावा एनएसजी का इस्तेमाल वीआईपी सिक्योरिटी एंटी हाईजैकिंग के लिए भी किया जाता है। एनएसजी के जो कमांडो होते हैं इनको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी के कमांडो को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो ड्रेस होती है पूरी काली होती है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं एनएसजी के कमांडो, जिनकी जो ड्रेस है पूरी काली है, इसीलिए इनको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी कमांडो के बारे में कहा जाता है, एक आर्मी का जवान जिंदगी भर जितनी बंदूक चलाने की तैयारी करता है उतना एनएसजी कमांडो हफ्ते भर में कर लेते हैं। एनएसजी के कमांडो को शून्य त्रुटि बल या जीरो एरर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे मिलिट्री हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो या फिर अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस हों, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस में सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली सिक्योरिटी फोर्सेस है एनएसजी। एनएसजी के जो कमांडो होते हैं ये कहीं पर भी हवाई जहाज़ में, आग लगी हुई बिल्डिंग में या फिर बाढ़ वाली नदी में, आतंकवादी जहाँ घटनाएं हो रही वहाँ पर, जहाँ बमबारी हो रही, कहीं पर ऑपरेशन करने में सक्षम हैं। ये जो एनएसजी के कमांडो हैं कहीं पर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। एनएसजी कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है, भारत में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस में सबसे टफ ट्रेनिंग होती है एनएसजी कमांडो की। अब आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आया होगा कि एनएसजी कमांडो बनने की रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है? तो एनएसजी के कमांडो बनने का कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या प्रोसेस नहीं है। एनएसजी के जो कमांडो हैं, भारत के जो विभिन्न सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे मिलिट्री, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, उनके जो सबसे अच्छे कमांडो होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल, मेंटली तथा फिजिकली फिट होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। कहा जाता है कि हर साल 5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस से 50 एनएसजी कमांडो निकलते हैं। 5 लाख सिक्योरिटी फोर्सेस से जो विभिन्न सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें से 50 एनएसजी कमांडो को लिया जाता है। फिर उनको ट्रेनिंग के तौर पर 1.5 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद एनएसजी कमांडो बनते हैं। अब आपको 7 एजेंसीज के नाम याद रखने। ये 7 एजेंसी कौन कौन सी हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, असम राइफल तथा एसएसबी। ये जो 7 एजेंसीज हैं इन्हें हम सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र बल, या इन्हीं 7 एजेंसीज को हम पैरामिलिट्री फोर्स या अर्धसैनिक बल के नाम से जानते हैं। ये जो 7 एजेंसी हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, न कि रक्षा मंत्रालय के। ये जो 7 एजेंसीज हैं, इन 7 एजेंसीज में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसका नाम है महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। अब आपको इन सभी एजेंसीज के महानिदेशक के नाम याद रखने हैं। तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, एनएसजी के महानिदेशक हैं M.A. गणपति, एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र, असम राइफल्स के महानिदेशक हैं सुखदीप सांगवान।
अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बीएसएफ जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका इस्तेमाल भारत पाकिस्तान तथा भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। सीआरपीएफ जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका इस्तेमाल भारत में विभिन्न प्रकार के मेले, रैली, दंगा फसाद या वीआईपी की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। सीआईएसएफ जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत में जितनी भी सरकारी कंपनियां या सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान इस्तेमाल किए जाते हैं। आईटीबीपी जिसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसका इस्तेमाल भारत चीन तथा भारत तिब्बत की सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता है। एसएसबी जिसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, जिसका इस्तेमाल भारत नेपाल तथा भारत भूटान की सीमा सुरक्षा के लिए किया जाता है। असम राइफल्स को भारत म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो ये हैं 7 एजेंसी जिन्हें हम पैरामिलिट्री फोर्स या सीएपीएफ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भीम एप्लीकेशन यूजर्स की शिकायत निवारण करने के लिए यूपीआई हेल्प किसने लॉन्च किया है? तो जो भीम ऐप है, भीम ऐप के यूजर्स की शिकायत को निवारण करने के लिए यूपीआई हेल्प नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यूपीआई हेल्प जो फीचर है ये शुरू किया गया एनपीसीआई के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यूपीआई क्या होता है? तो यूपीआई जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप या मोबीक्विक, ये जो आप पैसा भेजते हैं ये यूपीआई के थ्रू जाता है। यूपीआई हेल्प जो फीचर शुरू किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लंबित लेन देन की स्थिति की जांच करना, उन लेन देन के खिलाफ शिकायत करना जिन्हें संसाधित नहीं किया गया है, लाभार्थी तक न पहुंचे पैसे के खिलाफ शिकायत करना, व्यापारी लेन देन के खिलाफ शिकायत करना। यही है यूपीआई हेल्प फीचर जिसको एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया है। यूपीआई जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ पर भी बात की गई है भीम ऐप की। भीम ऐप का भी फुल फॉर्म है भीम ऐप, जो कि सरकारी ऐप है, इसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। यहाँ पर बात की गई है एनपीसीआई की, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनपीसीआई जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। आप जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं भारत में किसी भी माध्यम से, तो उसको रेगुलेट करने के लिए जो संस्था है उसका नाम है एनपीसीआई। भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वही है एनपीसीआई। एनपीसीआई के वर्तमान में एमडी तथा सीईओ हैं दिलीप असबे। एनपीसीआई का मुख्यालय है मुंबई। एनपीसीआई की स्थापना की गई थी 2008 में। एनपीसीआई का मालिक कंपनी है, मालिक संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनपीसीआई जो है ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है, सहायक कंपनी है। आप जो रुपए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो रुपए डेबिट कार्ड है ये एनपीसीआई के द्वारा ही शुरू किया गया है। आप जो रुपए डेबिट कार्ड या एटीएम यूज़ करते हैं ये एनपीसीआई के द्वारा ही शुरू किया गया है, जो कि भारत का एक सरकारी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है। अब आपको 3 प्रकार के जो ऑनलाइन मनी या फंड ट्रांसफ़र मोड हैं उनका फुल फॉर्म याद रखना। ये कौन कौन से हैं? तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आईएमपीएस जिसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एनईएफटी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये हैं 3 मोड ऑफ ट्रांसफ़र मनी। ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने के जो तरीके हैं ये हैं 3 तरीके। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में लाओ ओटेंस का निधन हो गया है। आपको बताना है कि लाओ ओटेंस कौन थे।
लाव ओटेंस जो कि ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑडियो कैसेट टेप आविष्कार क्या है? तो जो पहले गाना सुनने के लिए एक कैसेट यूज की जाती थी, जिसमें कुछ इस प्रकार का एक फिल्म यूज किया जाता था। तो ये जो कैसेट थी, इसका आविष्कार किया गया था डच इंजीनियर लाव ओटेंस के द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ऑडियो कैसेट टैप आविष्कारक लाव ओटेंस जो कि नीदरलैंड देश के थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीत लिया है? तो हाल ही में ISL ट्रॉफी 2021 को जीत लिया है मुंबई सिटी FC ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। मुंबई सिटी FC ने फाइनल में हराया ATK मोहन बागान को। मुंबई सिटी FC टीम ने फाइनल में हराया ATK मोहन बागान FC को। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ISL ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी क्या है। तो जिस प्रकार से क्रिकेट में IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से फुटबॉल की ट्रॉफी है ISL, इंडियन सुपर लीग। जिस प्रकार से क्रिकेट में IPL होता है, उसी प्रकार से फुटबॉल में होता है ISL, इंडियन सुपर लीग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ISL ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ISL जो ट्रॉफी है, ये एक फुटबॉल की ट्रॉफी है। भारत में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, मुख्यालय है दिल्ली। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी जिसका संबंध है फुटबॉल से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहन बागान क्लब क्या है? मोहन बागान क्लब जो कि भारत का एक फुटबॉल क्लब है। जिस प्रकार से क्रिकेट में टीम होता है, उसी प्रकार से फुटबॉल में क्लब होता है। तो फुटबॉल का एक क्लब है जिसका नाम है मोहन बागान क्लब, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1889 में, जिसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहन बागान क्लब का संबंध है क्रिकेट से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से। तो आपको याद रखना है मोहन बागान क्लब जो कि भारत का एक फुटबॉल क्लब है। अब आपको 4 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं। ये कौन कौन से हैं? सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, नगगोम बाला देवी, आशा लता देवी। ये हैं 4 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो कि वर्तमान में सबसे फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। 2022 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा कतर देश में, जबकि 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा 3 देशों में। ये 3 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, मेक्सिको तथा अमेरिका। कनाडा, मेक्सिको तथा अमेरिका में 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, RBI के आदेशानुसार सभी बैंक शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रांसकेशन सिस्टम कब से लागू होगा? तो हाल ही में RBI का एक ऑर्डर आया है जिसमें बताया गया है भारत में जितनी भी बैंक शाखाएं हैं, सभी बैंक शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा 30 सितंबर 2021 से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। चेक जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं CTS, चेक टर्न केशन सिस्टम। तो जो चेक टर्न केशन सिस्टम है, क्या पहली बार लागू किया जाएगा? जी नहीं। यह जो सिस्टम है भारत में 2010 से ही शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक भारत में सिर्फ 1.5 लाख बैंक शाखाओं में ही लागू हो पाया है। लेकिन RBI का जो नया नियम आया है, इसके मुताबिक 30 सितंबर 2021 तक भारत में जितनी भी बैंकें हैं, सभी बैंकों में CTS सिस्टम लागू करना होगा। अब CTS सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
तो पहले एक्चुअली में क्या होता था, जिस भी बैंक का चेक है आप उसी बैंक में उस चेक को जाके भुना सकते थे, जिससे क्या होता था, बहुत सारा समय तथा पैसा खर्च होता था। लेकिन अब जो चेक टर्नकेशन सिस्टम आया, इसमें क्या होगा, आप किसी भी बैंक का चेक अपने बैंक में ले जाकर भुना सकते हैं। वह बैंक उस चेक को स्कैन करेगा, फिर आपको पैसे दे देगा। अब उस बैंक को जो पैसे हैं, जिस भी बैंक का आपको चेक अलॉट किया गया होगा, उस बैंक से वह पैसा ले लेगा। इसमें सारी जो बैंकें हैं एक साथ एक नेटवर्क में जोड़ दी गई हैं, जिससे क्या होगा, आसानी से आप किसी भी बैंक का चेक जो है किसी भी बैंक में, मेनली अपने बैंक में जहां पर आपका खाता है, आसानी से भुना सकते हैं। यही है चेक टर्नकेशन सिस्टम, जो कि 30 सितंबर 2021 से भारत के सभी बैंकों में लागू हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। पहले आरबीआई का मुख्यालय था कोलकाता में, लेकिन वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई शहर में। इसीलिए मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल या वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, भारत में जो बैंकिंग सिस्टम रेगुलेटरी बॉडी है वह है आरबीआई। आरबीआई को केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक या भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है। अब आपको आरबीआई से 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ब्रिटिश बैंकर सर ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से एग्जाम में करना है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता शहर में हिल्टन यंग्स आयोग कमीशन की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो हाल ही में वनवासी समागम महोत्सव का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि थे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। झांसी जिले में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजन किया गया है। लखनऊ शहर में गुड़ महोत्सव किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है भारत भारती सम्मान, जो कि हाल ही में वर्ष 2019 के लिए दिया गया है साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को। उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा शुरू किया है, जिसका नाम है अभ्युदय प्रोग्राम। देश का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भारत का पहला किन्नर तथा ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। कानपुर शहर में ही भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ही राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य जो कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की आबादी है लगभग 20 करोड़। अब आपको उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ योजनाएं याद रखना है, जैसे मिशन शक्ति, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना,
अभ्युदय योजना जो कि निःशुल्क कोचिंग योजना है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, कन्या सुमंगला योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर निम्न में से कौन है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में जितने भी राजधानी शहर हैं, कैपिटल शहर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब है भारत की राजधानी नई दिल्ली की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2020 तक दिल्ली की हवा में यानी कि एयर क्वालिटी गुणवत्ता में लगभग 15% का सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर हैं उनमें भारत के 22 शहर शामिल हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत की जो वायु प्रदूषण की गुणवत्ता है इसके मुख्य कारण परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास जलाना, बिजली उत्पादन उद्योग, निर्माण, अपशिष्ट जलाना तथा एपिसोडिक कृषि जलाना, ये सभी शामिल हैं। ये हैं मुख्य कारण जिनकी वजह से भारत के जो शहरों की एयर क्वालिटी है खराब हो रही है। जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है यह जारी की गई है ग्रीन पीस इंटरनेशनल संस्था के द्वारा, जिसका मुख्यालय है नीदरलैंड्स देश के अम्स्टर्डम शहर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2021 एशियाई बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2021 यानी कि इस साल जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसकी मेज़बानी भारत को मिली है और इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है AIBA, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा सर्बिया के बेलग्रेड शहर में। हाल ही में AIBA चैंपियंस एंड वेटरन समिति के अध्यक्ष के तौर पर भारतीय बॉक्सर MC मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। MC मैरी कॉम जो कि भारत की एक महिला मुक्केबाज हैं जिन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है। MC मैरी कॉम जो कि मणिपुर राज्य से हैं। MC मैरी कॉम जो कि दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने 6 बार गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में। बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम जो कि मणिपुर राज्य से हैं। MC मैरी कॉम जो हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल। MC मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई लाइफ इन फुल किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक का पूरा नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखी गई है इंदिरा नूई के द्वारा। ये है पुस्तक का कवर पेज, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये पुस्तक लिखी गई है इंदिरा नूई के द्वारा। इंदिरा नूई कौन है, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको कंपनी की पूर्व CEO हैं, पेप्सिको कंपनी की फार्मर CEO हैं इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो हैं बहुत ही फेमस महिला हैं। 2014 में दुनिया के जो 100 पावरफुल महिलाएं थी उनमें भी इनको शामिल किया गया था। जब जिस समय ये पेप्सिको की CEO थी उस समय पेप्सिको की जो ओवरऑल सेल्स थी 80% बढ़ गई थी। इनको 2018 में पेप्सिको से रिटायरमेंट हो गया था इनका। और ये जो इंदिरा नूई हैं 2011 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं, क्योंकि अभी तक जितनी भी कंपनियां हैं पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड फीमेल CEO हैं इंदिरा नूई। हाईएस्ट पेड CEO हैं इंदिरा नूई। इंदिरा नूई की 2011 में सैलरी थी 17 मिलियन। 17 मिलियन कितना होता है आप
काउंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर $17 मिलियन को भारतीय करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है, आप जीरो काउंट कर सकते हैं। ये है सैलरी जो कि इंदिरा नूई की वर्ष 2011 में थी। तो आपको याद रखना है, इंदिरा नूई जो कि पेप्सिको कंपनी की पूर्व CEO हैं, इन्होंने हाल ही में अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। अगर बात की जाए कि वर्तमान में पेप्सिको कंपनी के CEO कौन हैं, तो वर्तमान कंपनी में पेप्सिको के CEO हैं रामन लैगवाटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है। तो हाल ही में सिपरी के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट्स के अनुसार में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है सऊदी अरब नंबर 1 पर, भारत नंबर 2 पर, मिस्र जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, इजिप्ट नंबर 3 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए सऊदी अरब। हथियार जैसे गोला बारूद, जेट, स्पेस, रडार, इन सबको हम बोलते हैं हथियार, जो कि सेना के द्वारा यूज किया जाता है। सेना के द्वारा यूज किए जाने वाले हथियार को हम हथियार कहते हैं। आयातक का मतलब होता है मंगाने वाला। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सिपरी के अनुसार हथियार मंगाने वाला या खरीदने वाला देश है पहले नंबर पर सऊदी अरब और नंबर 2 पर है भारत। अब यहाँ पर एक 2-3 बातें याद रखना है। पूरी दुनिया में 2020 में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदा गया है सऊदी अरब देश के द्वारा। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 5 सालों में भारत के हथियार के आयातों में 33% की गिरावट आई है। अब यहाँ से दूसरी रिपोर्ट आपको याद रखना है, भारत को सबसे ज़्यादा हथियार गोला बारूद रूस देश से खरीदता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका से, तीसरे नंबर पर फ्रांस से, चौथे नंबर पर इजराइल से। तो आपको याद रखना है, भारत सबसे ज़्यादा हथियार रूस से खरीदता है और दूसरे नंबर पर अमेरिका देश से। और तीसरी रिपोर्ट है हथियार के निर्यातक मामले में। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार बेचे जाते हैं ये बेचे जाते हैं अमेरिका देश के द्वारा, नंबर 2 पर रूस के द्वारा, नंबर 3 पर फ्रांस के द्वारा। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी कि खरीदने वाला देश है सऊदी अरब, दूसरे पर है भारत। और भारत किस देश से सबसे ज़्यादा खरीदता है, तो भारत सबसे ज़्यादा खरीदता है पहले नंबर पर रूस से, दूसरे नंबर पर अमेरिका देश से। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला यानी कि निर्यात करने वाला देश है पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस। यहाँ पर बात की गई है सिपरी की। सिपरी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है स्वीडन के स्टॉकहोम में। अब आपको स्वीडन से एक लड़की का नाम याद रखना है, इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ये हाल ही में भारत में कृषि आंदोलन के दौरान टूल किट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं। तो इनका नाम आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में कृषि आंदोलन के चलते टूल किट को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में रही हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन देश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन। जीके को जो क्वेश्चन है मैं डेली नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट था कि जो वीडियो है सर लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने जीके के क्वेश्चन हटा दिया था। लेकिन मैंने आज कुछ क्वेश्चन लिया है, तो चलिए देख लेते हैं। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो डूरंड रेखा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल देश में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान अनुच्छेद 72 में विधि के समक्ष समानता का हमें अधिकार है, अनुच्छेद 14 में।
मूल कर्तव्य हमारे दिए गए हैं अनुच्छेद 51A में। वाक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है अनुच्छेद 19 में। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।